नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं कि जात पात के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, जात पात से ऊपर उठ करके देश में फैसले होना चाहिए, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयां नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी देश में हम जातिगत जनगणना की बात करने लगते हैं, जातिगत जनगणना की मांग उठाते हैं और जब इसी मामले में जाति पूछने की नौबत आ जाती है तो फिर उस पर एक नए अंदाज में सियासत शुरू हो जाती है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर का एक बयान और उसके बाद उस पर जबरदस्त हंगामा मचने लगता है। तो तमाम राजनीतिक दल जातियों की राजनीति अपने अपने हिसाब से करते रहे, लेकिन अब जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष उठा रहा है। भाजपा उस मुद्दे पर राजी नहीं है और इसी को लेकर सदन में एक बयान, जरा तस्वीरें हम दिखाते हैं। तो जाति के नाम पर जो राजनीति हो रही है पूरे देश में और जातिगत जनगणना की जो मांग उठ रही है, उसके बाद यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा है कि आखिर क्या जातिगत जनगणना होना चाहिए, क्या यह देश हित में है, नहीं है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर का एक बयान आया और उसको विपक्ष ने कहा कि यह राहुल गांधी का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी की जो ओरिजिनल सोच को दर्शाया है अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने ये जातिगत जनगणना का जो मूल उद्देश्य है कि इस देश में जो शोषित है, वंचित है, उसका आकलन होना चाहिए और सरकार के देश के संसाधन पर उसका अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी की सोच में पवित्रता है। राहुल जी को इस तरीके के सदन में बयान देना, अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की सोच को बताया है। ये इनका जो चरित्र है, नफरत का, घृणा का और अल्टीमेटली तानाशाही का, उसको ये महसूस कराता है। कांग्रेस पार्टी जातिगत जनगणना के समर्थन में है और रहेगी। मध्य प्रदेश में सड़कों की हालात बता। जीतू पटवारी का बयान और इसी तरह का ट्वीट किया उमंग सिंघार ने, कहते हुए कि मैं भारतीय हूं, मैं आदिवासी हूं, लेकिन हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं, इसीलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उनका ट्वीट भी आया। इधर भाजपा के नेता भी अब अलग अलग अंदाज में और अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर उनकी जाति पूछी जाती है तो फिर इसमें अपमान कहां से आ गया। बहरहाल इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी हैं। लोया जी, आपका स्वागत है। अमित चौरसिया जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता। अमित जी, आपका स्वागत है। और रवि अवस्थी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ में है। पहला कमेंट अमित जी आपसे, चूंकि कांग्रेस ये कह रही है कि अनुराग ठाकुर ने अपमान किया जाति का सवाल पूछ करके, लेकिन हम उससे इतर थोड़ी बात कर ले कि भाई जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। हालांकि ये अभी का मुद्दा नहीं है, 1 साल से आप कई तर्क दे रहे हैं, कई बात रख रहे हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर अगर जाति पूछ ले रहे हैं तो फिर ये अपमान कैसे हो जाता है। जी अमित जी। देखिए दीपेश भाई, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर एक बड़ा समग्र चिंतन भी होना चाहिए। 2011 में हमारी अंतिम जनगणना हुई, इसका अभी तक आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया। ये सही है कि 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2011 का जनगणना के बाद 3 वर्ष राष्ट्रपति भवन तक वो आंकड़े गए, लेकिन वहाँ किसी वजह से विलंब से देरी हुई। लेकिन पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भी रही, लेकिन उन्होंने भी उस जनगणना के आंकड़े को जारी करना जरूरी नहीं समझा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातिगत जनगणना तो छोड़िए, सामान्य जनगणना से भी भाग रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं खुद, आपने उमंग सिंघार जी का ट्वीट की बात करी, मैं भी कहता हूँ कि मैं खुद पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ, निवासी हूँ। मध्य प्रदेश में 60% आबादी पिछड़ा वर्ग की कही जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के ही हर वर्ग के समाज को ये नहीं पता कि कौन किस वर्ग में कितनी आबादी में इस प्रदेश में रह रहा है। जब हमारे आरक्षण की बात आती पिछड़ा वर्ग की,
तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 वर्षों से शासन कर रही है, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को पिछड़ा वर्ग से बताते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े हितैषी के रूप में बनकर सामने आते हैं, उत्तर प्रदेश जाते, बिहार जाते, पता नहीं देश के किन राज्यों में जाके प्रचार करते हैं पिछड़ा वर्ग के नाम, ठीक है, वोट मांगते हैं। लेकिन जब 27% आरक्षण देने की बात आती है तो कोर्ट इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर देता है कि आपकी प्रदेश में किस आबादी का कितना है उसका आपके पास आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है, तो किस आधार पर 27% आरक्षण दिया जाए। तो देखिए, दूसरी ओर मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग की बात करें, 370 योजनाएं बंद पड़ी हुई है धन के अभाव में। मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से सर अब प्लीज सर, मैं इसलिए मैं इसलिए टोक रहा हूँ सर, एक मिनट, टॉपिक क्या है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बस इस पर मैं जातिगत जनगणना पे ही आ रहा हूँ। हाँ, तो वही बोलिए। आप राज्यों के करों का निर्धारण कैसे करेंगे? आप कैसे समझेंगे कि किस भैया? अब मेरा सीधा टू द पॉइंट सवाल, 1 मिनट, ठीक है, तो ये जाति की नहीं अधिकार की बात है। कैसे अधिकार बना रहे हैं बहुत लजीज, नहीं 1 मिनट, कोई किसी धर्म, सर मेरा सवाल, कोई किसी धर्म किसी जाति में पैदा होना क्या उस व्यक्ति के हाथ में होता है? ये बताइए। पैदा होने के कई साल बाद उसे पता चलता कि भैया मैं इसमें पैदा हो गया, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, तो क्या उस जाति उस धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना चाहिए? और जो दूसरी बड़ी बात कि आप कह रहे जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी या भागीदारी, ये कौन सा लॉजिक है भाई साहब? कौन सा गणित है? मुझे समझाइए। जिसकी जितनी हम भी तो यही कह रहे हैं कि उसको, उन समाजों को उनका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, अधिकार क्या होता है? क्या होता है अधिकार? क्या होता है? क्या होता है अधिकार? इतना बड़ा मैंने आपको विषय बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, आरक्षण लागू हो, मैं कह जाति की मनुस्मृति लागू हो जाए। हाँ, नहीं, कौन कह रहा है मनुस्मृति लागू हो जाए? तो फिर 27% आरक्षण का क्या हुआ? उस पर आप बात नहीं करेंगे। क्यों मिले 27% आरक्षण किसी को भी? हम भी तो यही कह रहे हैं ना। 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में शिक्षा का स्तर, शिक्षा में पूरे देश में इस कदर महंगाई बढ़ी है जिसका प्रभाव शिक्षा पे भी पड़ा। और आज भी पिछले 10 वर्ष पहले छात्रवृत्ति मिलती थी, वही छात्रवृत्ति अभी भी मिल रही है, और पिछले 2 वर्ष से तो वो छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। नहीं, मेरा जो एक मेरा सर 1 मिनट, अब मैं अमित जी, मेरा जो बेसिक सवाल, तबके को उसका अधिकार अमित जी, बताइए ना। अमित जी, हलवे से वो उसके हलवा उसके प्लेट में कैसे आएगा, ये तो मुझे समझाइए। हाँ, वो हलवा तो आप खाइए खिलाइए, मेरा ये कहना है। बात नहीं करते हैं। नहीं 27% आरक्षण की बात आप भी करते हैं। अमित जी, अब आप कंटिन्यू बोलेंगे तो बाकी कब बोलेंगे सर? मेरे सवाल सुन लीजिए, आप एक बार में थोड़ी सब बोल लेंगे, अपन और टाइम देंगे आपको। मेरा ये कहना है भैया कि जो 1% देश की आबादी, उसके हाथ में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बता दीजिए। लगेगा, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या, नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं सबको मिलेगा। भाई कैसे मिल जाएगा? जो 70%, जो 60% उनको आप सब बांट देंगे, तो 1% वाले के तो आप कह देंगे साहब 1% मिलेगा, इनको एक नौकरी दे दीजिए कहीं। तो ये थोड़ी ना होगा। अभी जो 70% में उनको क्या मिल रहा है ये तो बताइए। ये किसने व्यवस्था बना के गई थी? किसने व्यवस्था बनाई थी? ये व्यवस्था बनाई किसने थी? ये आरक्षण वाली व्यवस्था बनाई किसने थी? आरक्षण वाली व्यवस्था बनाई किसने थी अमित जी? और क्यों बनाई थी? क्यों बनाई थी आरक्षण वाली व्यवस्था? यही तो पूछ रहे हैं। बनाने ही नहीं चाहिए थी ना। जो योग्य है वो आगे बढ़ेगा, जो योग्य वो आगे बढ़ेगा। लागू होना चाहिए था आपके हिसाब से, मनुस्मृति लागू होना चाहिए थी। नहीं, कौन कह रहा है मनुस्मृति लागू? खैर, ये जो अच्छा एक टॉपिक और रह गया, आरक्षण बनाया क्यों? एक टॉपिक और, नहीं, आप कह रहे हैं ना कि 27% और फिर 14% और 13% इसमें उलझे हुए हैं। जनगणना होती तो मिलता अधिकार, जातिगत जनगणना होती तो बिल्कुल अधिकार मिलता। कोर्ट के अंदर बात ही तो यही आई ना। अच्छा चलिए एक और बात, नहीं एक और बात पूछता हूँ। चलिए अमित जी, आपके पास पता ही नहीं कि पिछड़ा वर्ग कितना मध्य प्रदेश में। आप सिर्फ कहते हैं कि 60% पिछड़ा वर्ग की आबादी मध्य प्रदेश में, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं तो तथ्य नहीं होते आपके पास में, प्रमाणिक जानकारी नहीं है। ठीक है, खैर हम सामान्य जनगणना पे क्या जाति भी लिखाती है? आप मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जनगणना हुई ठीक है, जाति का जिक्र नहीं था। नहीं, मेरा ये कहना है कि जाति के आधार पर जाति की जनगणना करने से क्या किसी जाति का भला हो जाएगा? ये सवाल है। दीपेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, क्या 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस में जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे उनको 10% आरक्षण नहीं दिया? क्या बताइए, दिया या नहीं? भाजपा तो कहती है हमने दिया। डालने वाली कौन सी बात आ गई? भाजपा तो कहती। खैर लोया जी, आज अगर हम अपने अधिकार की चलिए अब लोया जी को जरा सुन ले, वो भी बैठे बहुत देर से। अमित जी एक मिनट आता हूँ। लोया जी, कांग्रेस, वो अनुराग ठाकुर जी ने जो कहा, फिर उनका जो बयान आया, फिर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अपमान है, उससे आगे
वो आज फिर मांग लेकर उठ गए कि हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। क्यों पीछे हट रही भाजपा? सीधा आरोप लगा रहे कि भाजपा पीछे हट रही इस मुद्दे से। भाजपा किसी बात से पीछे नहीं उठ रही। दीपेश जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दूसरी बात आपको जो महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में कौन सच बोल रहा है, पहले इसका भी निर्णय होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस देश में तो जब देश स्वतंत्र हुआ था तो अंतिम जनगणना 1931 में हुई थी, जो जातीय आधार पर हुई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा नहीं, जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होगी। अच्छा। फिर इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा कि जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगी। 6 सितंबर 1989 को देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में ये कहा कि जातीय आधार पर देश को विभाजित करना नहीं चाहिए। ये मंडल कमीशन की सिफारिशों पर राजीव गांधी का लोकसभा में दिया हुआ भाषण है। अब प्रश्न इस बात का है कि राहुल गांधी जी को आज यदि इसमें सुविधा दिखती है कि हम जाति के आधार पर देश को बांट सकें, तो राहुल गांधी जी अपनी तरह से मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, अमित जी अभी कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं कि दिसंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया है। ये भी जो सामान्य जाति के थे उन्हें 10% आरक्षण, और वो भी उनके आरक्षण में से आरक्षण दिया, ये भी मैं आपको बता दूं। तीसरी बात अब मैं करता हूं कि जो भी कांग्रेस को लगता है कि ये बेहतर होना था, तो कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान वो सब काम क्यों नहीं किए? या तो फिर राहुल गांधी माफी मांगे कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये ठीक सरकार संचालित नहीं कर सके, मनमोहन सिंह ये लोग नहीं कर सके, कि इन्हें देश की समझ नहीं थी। इसके लिए पहले तो राहुल गांधी माफी मांगे। दूसरी बात, कांग्रेस का अपना एक एरोगेंस है कि नेहरू परिवार से कोई प्रश्न नहीं कर सकता। ये जो एरोगेंसी है वह बाध्य कर रही है इस बात का विरोध करने। मैं एक बिल्कुल ईमानदारी से अमित जी से पूछना चाहता हूं, जब जातिगत जनगणना की आप मांग कर रहे हैं तो देश के 140 करोड़ लोगों से उसकी जाति पूछी जाएगी। नहीं पूछी जाएगी तो जाति लिखी कैसे जाएगी? जब लिखी जाएगी और पूछी जाएगी तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्यों परहेज है? क्योंकि आपको तो अपना धर्म बताने में भी परहेज है, जाति बताने में भी परहेज है। ये मान लिया है राहुल गांधी ने कि उनको एक प्रिविलेज है, वो देश के राज परिवार में पैदा हुए हैं, इस देश पर शासन करना। चलिए अमित जी का जवाब। अमित जी, तो लोया जी ने जो, एक मिनट बात पूरी कर दूं, ठीक है, ओबीसी पे भी एक बात पूरी कर दूं। ओबीसी का मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण की बात कही थी, उसे कांग्रेस पार्टी ने 1989 में रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब तक नहीं हुआ? जब तक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने तब तक पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना। उसके बाद मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, एक पर्ची पर लिखकर जारी किया हुआ आदेश था कमलनाथ का, जो हाई कोर्ट में नहीं टिका। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने उसको लागू करवाया। और चौथी और अंतिम बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 4 बार अवसर मिला मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का। एक बार आदरणीय उमाश्री भारती जी लोधी समाज से जो पिछड़ा वर्ग में आती हैं, दूसरी बार बाबूलाल गौर साहब जो पिछड़ा वर्ग से हैं, तीसरी बार शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़ा वर्ग से हैं, और चौथी बार डॉक्टर मोहन यादव जो पिछड़ा वर्ग से हैं। कांग्रेस के मेरे मित्र बता दें कि उन्होंने कब एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित किया या उनका नाम रखा, बल्कि सुभाष यादव जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को धक्का मारकर बाहर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज केवल ओबीसी की बातें करने से काम नहीं चलेगा, ओबीसी के लिए किए कामों की फहरिस्त लाना पड़ेगी। ठीक है अमित जी, 2 अहम बातें हैं कि भाई इंदिरा जी ने मना किया जिस काम के लिए, नेहरू जी ने मना किया, राजीव जी ने मना किया, अब वो जातिगत जनगणना क्यों इतनी जरूरी हो गई है? देखिए, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहावत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। इनका अहंकार का दम अभी भी नहीं टूटा। 400 पार के नारे से चले। सर मेरा सवाल बहुत सीधा था, बहुत सीधा था मेरा सवाल। आप सुन भी लीजिए ब्रज गोपाल जी, 27% आरक्षण तो आप पिछड़ा वर्ग को दे नहीं पाए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं दे पा रहे हैं आप, तो बाकी बात तो छोड़िए।
और रही बात ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की, तो पता कर लीजिएगा, थोड़ा ज्ञान सुधार लीजिएगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार में दिया गया था आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े। खैर ये तो कागजों में मिल जाएगा अमित जी की दिसंबर में हुआ कि मनमोहन जी ने दिया, वो हमें उस पर अभी परीक्षण नहीं कर रहा मैं। और ये फूड एक्ट जिसकी ये बात करते हैं, ये भी 2013 में मनमोहन सिंह अरे जी की एक मिनट सर, मेरा जो बेसिक सवाल था उसका जवाब आपने नहीं दिया कि जिस काम के लिए नेहरू जी सवाल की बात कर रहे हैं, उस पर बेसिक सवाल की बात कर रहे हैं आप। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने खेद भी व्यक्त करा। अच्छा। और उन्हें कहा भी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, हमारी सरकारों में हमने इसे बंद करा, लेकिन इसे पुनः चालू करना चाहिए। और आज देश की मांग हो गई, जिस तरह से आरक्षण की आग पूरे देश भर में फैल रही है। आज महाराष्ट्र में कैसे काबू करेंगे ये, तेलंगाना में कैसे करेंगे, आंध्र में कैसे करेंगे। आज आंध्र में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देने की बात इन्हीं की पार्टी कर रही है, और ये आज उससे किनारा करेंगे बिहार से। ये नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ेंगे जो उन्होंने बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करवाई है, जो जातिगत जनगणना के पक्षधर है। तो आज सरकार चलानी तो उनका समर्थन चाहिए। आज आंध्र प्रदेश में सरकार चलानी है तो चंद्रबाबू नायडू का समर्थन चाहिए, जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं 4%। तो कैसे आरक्षण की मांग को रोकेंगे जब तक पता ही नहीं चलेगा किस प्रदेश में कितनी आबादी किसकी है। और मध्य प्रदेश जिसके अंदर सबसे बड़ी आबादी आज पिछड़ा वर्ग की है, दूसरी दलित वर्ग की है, तीसरी आदिवासी वर्ग की है। तो वंचित दलित शोषित तबके को कब न्याय मिलेगा, कब उसको उसके वो कह रहे 4 मुख्यमंत्री बना भाई ओबीसी के मिलेगा, या वो 3 ओबीसी के 4 मुख्यमंत्री उनके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्रोनी कैपिटलिस्ट खाएंगे या आपके उद्योगपति खाएंगे जिनका हमारे 16,000 करोड़ का कर्जा आपने माफ कर दिया। उत्तर नहीं है, वो क्यों आप पूछ रहे हैं? नहीं चलिए ठीक है, मैं रवि जी को लाता हूँ बीच में। अमित जी की बातें सुन ली आपने, लोया जी की बातें सुन ली। रवि जी, ये जातिगत जनगणना का जिन्न फिर ऐसा लग रहा कि और बाहर फड़फड़ा रहा है आने के लिए बाहर, क्या होगा इसका असर, क्या होगा? जनगणना क्यों नहीं करा रही भाजपा, पहले क्यों नहीं हुई, और अब कांग्रेस क्यों कह रही कि ये होना चाहिए? देखिए दीपेश जी, जहाँ तक मुझे जो जानकारी है इसके पहले तो सियासी पहलू पे बात कर लें कि जातिगत जनगणना बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहती और कांग्रेस क्यों उतावली है, या पहले के कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं इसकी आवश्यकता महसूस की। दरअसल क्या है कि जो राष्ट्रीय दल है उनके लिए तो ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा इसलिए कि आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, या तमाम क्षेत्रीय दल उभरे और वो जातिगत आधार पर उभरे। बिल्कुल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जनता दल यू हो, या आरजेडी, जो भी पार्टियां हैं, वो जातिगत आधार पर ही उन्होंने अपने आप को खड़ा करा और क्षेत्रीय दलों, राष्ट्रीय दलों का वहाँ से साफ हो गया निशाना। अब कांग्रेस अब क्यों उतावली है? क्योंकि देखिए पहले के नेताओं ने क्यों नहीं करा। पहले के नेताओं ने आवश्यकता इसलिए नहीं समझी कि वो उस समय कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी और पूरे देश में उसका राज हुआ करता था, इसलिए उसको कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, न नेहरू जी को, न इंदिरा जी को, न राजीव जी को, न बाकी के बाद के प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोगों। अब वो इसलिए उतावली है क्योंकि अब उसका अस्तित्व 3-4 राज्यों तक सिमट के रह गया है और अब उसको लग रहा है कि अगर हम जातिगत जनगणना का मामला उठाते हैं तो जो जहाँ पर क्षेत्रीय दल ज़्यादा प्रभावी है वहाँ पर वो अपनी पकड़ मजबूत कर सके, ये उसका सियासी मकसद है। और इसी मकसद के चलते, क्योंकि उसे अब लग गया है कि उत्तर भारत के राज्यों में जो स्थिति राजनीतिक स्थिति बन गई है उसके चलते उसका मजबूत होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो बार बार ये एक जातिगत जनगणना का मामला उठा रही है। और उसके पुराने नेताओं ने नहीं उठाया, वो भी मैंने आपको रीज़न बताया कि क्यों नहीं उठाया, क्योंकि उस समय इतने मजबूत थे कि उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि राष्ट्रीय दल था वो। और राष्ट्रीय दल जानते हैं कि अगर उन्होंने ये जिन्हें पाल लिया तो फिर ये उनका सफाया होना लगभग तय है। तो अब सवाल ये है, दूसरा बड़ा कारण है कि निश्चित तौर पर आज आरक्षण के चलते ही जो कितना जातिगत भेदभाव 75-76 सालों में पनपा है मध्य भारत में, वो सब ने देखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तीसरी बात, अगर मान लीजिए फिर जातिगत जनगणना होती है तो आप देखिए क्या हालात बनेंगे, क्या मतलब उसको संभाल पाना। आज अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल भले ही ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन देश के बारे में सोचिए कि किस स्थिति में आज दुनिया के कौन से देश में तमाम जातियों के आधार पे काम हो रहा है, ये बताइए। अच्छा, अब रहा सवाल टेक्निकल। अब टेक्निकल पहलू जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया था, जो जानकारी दी गई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि 1931 के बाद तो जातिगत जनगणना हुई नहीं है। तो 1931 में जब आंकड़े जुटाए गए तब जातियों की संख्या भारत में केवल 4147 थी। वर्तमान में जातियों की संख्या 46 लाख है। बताओ, अब आप 46 लाख जातियों का आप तैयार करिए और क्या हालात बनेंगे। कम से कम जो इसकी मांग कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि आज ठीक है वो
25 साल 40 साल और राजनीति करेंगे, उसके बाद जो पीढ़ी आएगी वो क्या भोगेगी? उसे उन्हीं की राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ मैं, क्या भोगेगी, कैसे वो मतलब सर्वाइव कर पाएंगी राजनीति में? इतना स्तर तो मैंने कभी गिरा नहीं देखा। 46 लाख जातियां भारत में निवास करती है। महाराष्ट्र का उदाहरण उन्होंने दिया था कि महाराष्ट्र में एक समय में 494 जातियां थी, लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें 4,28,000 जातियां महाराष्ट्र में निवास करती हैं केवल। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 46 लाख जातियों का आप गणना करके और फिर उन्हें अगर उदाहरण के तौर पे एक मान लीजिए कि अनुसूचित जाति की आबादी बहुत कम हुई, 10% 20% हुई, तो क्या फिर वो आप दलितों का आरक्षण कम कर देंगे? बताइए, आप बताइए, क्या फिर आप सारा ओबीसी को दे देंगे कि नहीं भैया ओबीसी 60% है दे दो, तो आप 60% ओबीसी को दे दो, अनुसूचित जाति के लोग 10% है इसलिए उनका आरक्षण 20 से घटा के 10 कर दो, क्या ये होगा? अरे हम जैन तो 1% है साहब, हमें क्या मिलता है बताइए? नहीं वही बात है, हर समाज का, हमें कहाँ फेंकेंगे उठा करके कि भाई मेरी जाति इतनी, आप मुझे इतने % दीजिए। अब सवाल ये है कि फिर उस कितने टुकड़े होंगे 100% के, कितने टुकड़े नौकरियों में होंगे, कितने राजनीति में होंगे, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है उसका क्या होगा, जिसमें उसने क्या रखा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वो 50% में आप जातियों का आरक्षण करेंगे, तो बाकी की 50% क्या कौन होंगे? और यहाँ तो ये स्थितियां हैं कि ओबीसी में जो जातियां हैं उनमें आपस में दोनों तीनों रीजन बता दिए। अब राष्ट्रीय दल कांग्रेस भी है, राष्ट्रीय दल बीजेपी भी है, और बाकी आम आदमी पार्टी भी तीसरा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल हो गया। 3 दल अभी राष्ट्रीय है, बाकी अब कांग्रेस को खुद तय करना है कि वो केवल क्षेत्रीय राजनीति करना चाहता है या राष्ट्रीय राजनीति करना चाहता है। लेकिन मैंने इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे कि वित्त मंत्री के आसपास खड़े लोगों की जातियों के या नाम को पूरा पोस्टमार्टम करके प्रशासनिक स्तर पर इस तरह का भेदभाव करना, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अभी विपक्ष कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अधिकारी अभी 10 साल में भर्ती हुए हैं? हाँ? वो अधिकारी तो आपके यूपीए ये सरकार में भर्ती हुए, वही अधिकारी प्रमोट होकर आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जो जो बजट तैयार कर सकते हैं। तो अब उसमें भी ये चुना जाए कि नहीं भैया इसमें भी आरक्षण कर लो, भले ही उसे कुछ ना आता हो तो भी बिठा दे। आप साहब कौन सी बात मतलब चिदम्बरम रहे वित्त मंत्री, कांग्रेस के तो कितने अलग अलग रहे, लेकिन कभी ये स्थितियां नहीं देखी कि वहाँ अधिकारियों को मामले में तो कम से कम कितने केंद्रीय के उसमें कितने केंद्रीय सचिव हैं, किस जाति, भाई ये तो मतलब बहुत ही हाइप है ये कि किस तरफ जा रहा है देश और ये राजनीतिक दल किस तरफ ले जा रहे हैं इस देश को। समझ से परे कि कोई अपनी जाति, अखिलेश यादव का आज बड़ा वीडियो चल रहा है, वो पत्रकार से पूछ रहे हैं नाम बताओ, वो अपना नाम बोले नहीं जात बताओ, अच्छा बोले मिश्रा जी शर्म करिए। एक और वीडियो चल रहा है अखिलेश यादव का, पूरा नाम पूछ रहे हैं, अच्छा वो जात, मतलब ये हालत हो गई अमित जी, ये इस तरफ ले आएंगे हम देश को। प्रश्न है वो जी अमित जी पुराने वीडियो को आज से ना जोड़े, आप पत्रकार हैं। अरे कभी का है भाई, पूछे तो एक मिनट सर प्लीज अमित जी उस विषय का भी संज्ञान ले लीजिए। हाँ बोलिए। एक विचारधारा से पूर्वाग्रसित होकर बात करेंगे तो मैं एक मिनट अमित जी, एक मिनट अमित जी प्लीज ये आप सुन लीजिए दीपेश जी, ये आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, जिस तरह का नैरेटिव गढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, क्या गलत कहा मैंने? जब 27% आरक्षण की बात कोर्ट में उठी तो कोर्ट ने क्या कहा था उसपे कि आपके पास आंकड़ा ही नहीं कि मध्य प्रदेश में कितना पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति दे रहा है इस समय, कितनी आबादी है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की, और आप बात कर रहे हैं सामान्य जनगणना कराने से तो राज्य और केंद्र की सरकार भाग रही है। जातिगत जनगणना तो दूर की बात है, क्या समाज के व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि उसके वर्ग के कितने लोग हैं इस देश में, इस प्रदेश में, उसकी कितनी हिस्सेदारी है इस देश के अंदर, उसका क्या योगदान है? अच्छा क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं रवि जी ने अभी आपको विस्तार से बताया अमित जी कि ये कितना घातक होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने शूद्रों के ऊपर हमला करा था, वर्ण व्यवस्था की बात करी थी, जब उस बात को उठाया था अखिलेश यादव जी ने। आप पुराने वीडियो को लेकर आज की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अमित जी, समझिए मेरी। अनुराग ठाकुर जैसा घटिया व्यक्ति की घटिया राजनीति जो वंशवाद की देन है, जो वंशवाद की देन है, जिनके पिता प्रेम कुमार सिंह धूमिल जिनके ऊपर टेपिंग कराने का विपक्ष के ऊपर आरोप लगा था, जो खुद धूमिल लिखते हैं, वो आज अनुराग ठाकुर खुद को ठाकुर लिखते हैं, जिनको खुद अपनी जाति का पता नहीं है। अच्छा। वो सदन के अंदर उठा रहे हैं इस बात को और निशाना कर रहे हैं, पर्सनल टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी की जाति तो बता दो,
पहले तो धर्म बता दो, फिर जाति बताना। अरे जाति धर्म का ज्ञान की कमी है ब्रजगोपाल जी। नहीं, मैं अमित जी आपसे कह रहा हूँ, चुनौतीपूर्वक कह रहा हूँ, चुनौतीपूर्वक कह रहा हूँ। पहले ये बताइए, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो क्या है? क्योंकि जाति तो धर्म के बाद होगी, धर्म के बाद जाति होगी ना। फिर से कह रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष फिर से कह रहा हूँ, और अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, और अपनी बात पर कायम हूँ। आप रहेंगे अपनी बात पर कायम। आप अपने नेता की जाति नहीं बता सकते, मुझसे पूछिए, मेरे नेता की जाति कुछ नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, वो बात मुस्लिम पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर नफरत फैलाना। नहीं, अरे हम हिंदू मुस्लिम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति किसकी पूछोगे? जाति किसकी पूछोगे? अमित जी, मैं फिर से वही कहता हूँ, फिर से वही कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम भी नहीं पूछोगे, मगर जात का पूछोगे, और वो भी केवल हिंदू से पूछोगे, मुसलमान से जात न तुम्हारी है न तुम्हारे नेता राहुल गांधी। गोपाल जी, अरे बड़े कठोर शब्द में कह रहा हूँ, ये विशेली राजनीति जो देश में आप फैलाने की औकात, जो राजनीति केवल हिंदुओं से जाति की जाएगी, उन्हें तोड़ने की कोशिश की गोली जाएगी। मारने से लेकर गाली बकने पे आ गए। शर्म आनी अरे चाहिए नहीं, आप अभी लोगों को। नहीं, अभी नहीं, देश का अभी तो और खराब आएंगे आपके, जितने खराब शब्द आएंगे उतने चलिए, ही खराब मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। मैं आईना हूँ, मैं आईना हूँ अमित जी, लोया जी एक मिनट, लोया जी एक मिनट, मूत्र विसर्जन करते हैं, लोया जी एक मिनट, बुलडोजर चलवाते हैं। अमित जी एक मिनट, अमित जी, करेंगे आप? अमित जी नाराज होने वाली बात नहीं। देखिए, हम गंभीरता से हम गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना। सर एक मिनट, मैं बोलूं, आप बोल रहे थे नॉन स्टॉप। बिल्कुल हम ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना देश हित में है या नहीं है, और उससे फायदा कैसे होगा। जी, अरे आपको रवि जी ने बताया। एक मिनट, अब सर दीपेश जी, आपको सामान्य जनगणना का क्या ज्ञान है? आपको पता है 2011 की सामान्य जनगणना में केवल जाति ज्ञान लिखी हमको गई हुआ थी। ये तो अब पर्सनल। अब अमित जी, अब तो आप पर्सनल हो जाते हैं। सर जी, आपको जानकारी है, समग्र आईडी पोर्टल खोला है आपने कभी? आपने अपना समग्र आईडी बनवाया है? बिल्कुल खोला है, मेरी समग्र आईडी भी है। खोलिए तो देश में दो लोगों को जानकारी है, टेंशन है कि नहीं है? अब तो इसके आगे क्या ही किया जाए कि आप सवाल उठा दे रहे हैं। अमित जी, मेरा ये कहना है कि 46 लाख जातियां, जो रवि जी कह रहे 46 लाख जातियों को कैसे डिवाइड करेंगे, और क्या उसके आधार पर क्या कर लिया जाएगा? हवाई बातें, हवाई किले कर दिए गए। अरे आप जातिगत जनगणना कराइए, जब पता चलेगा कहाँ किस प्रदेश में कितनी जाति है। बिहार में थोड़ा बता दें, उसके विस्तार में जब कर्नाटक में करवाई, आपने उसकी जानकारी दे दें। जातिगत कर्नाटक की दे दो आप, जनगणना नहीं कर्नाटक की दे दो, कांग्रेस की सरकार है। अमित जी, कराइए कर्नाटक की जानकारी दे दो आप, कांग्रेस की सरकार है, पूरा बताएं ना। स्टेटमेंट जारी करे। अरे आप जारी कर दो, ठीक है। अरे चंद्रबाबू नायडू से पूछिए, जिन्होंने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया। हाँ बिल्कुल, ये पूछा जाना चाहिए क्यों का आरक्षण। ठीक है, गुलगुले खाएंगे और गुलगुले से चलिए अमित जी, मैं रवि जी से लास्ट कमेंट ले लूं। रवि जी, तो ये देखिए, ये स्थितियां अभी जब जातिगत जनगणना की मांग ही भर उठ रही है, और जब आरक्षण को लेकर सब हर राज्य में कुछ ना कुछ कलेश मचा। हमने राजस्थान में देखा कि भाई वहां पर जो है लोग पटरियां उखाड़ देते थे आरक्षण के लिए। हरियाणा में ये स्थितियां हैं, दूसरे राज्यों में ये। अगर ये और जातिगत जनगणना हुई तो ये क्या मतलब जो कह रहे हैं अमित जी की भाई उससे उनके पता चलेगा कि हमारी कितनी जनसंख्या, आबादी, क्या होगा उससे? या फिर क्या सरकार को कोई मदद मिलेगी योजना बनाने में, कोई बजट बांटने में, क्या होनी चाहिए? क्या देखिए दीपेश जी, अभी फिर वही बात होगी कि हालांकि चिल्लाने से, जोर से बोलने से मामला नहीं, सत्य नहीं छिप जाता। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। इसी मध्य प्रदेश में 6 साल पहले, 4-5 साल पहले, 2019-20 का, तत्कालीन सरकार ने 27% आरक्षण देने का लागू करा। मामला कोर्ट में गया, चूंकि विधानसभा में गलत वो टेक्निकल मिस्टेक बताई गई थी, लेकिन वो गलत है तो गलत है। 100% आरक्षण उसमें कहीं ना कहीं आ गया था। कोर्ट में मामला गया। क्या स्थिति है आप देखिए, पिछले 6 साल से ओबीसी को, वो तो अभी बीच में 1-1.5 साल पहले बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें 87% में जारी हो रहा है, 13% को रोका जा रहा है अभी भी। आने था 4 साल 5 साल ओबीसी को न 13% मिला, न 27% मिला। सब कुछ मामले अटका रहा। वो बेरोजगार युवक इस चक्कर में, केवल राजनीति के चक्कर में, वह कांग्रेस की भी राजनीति रही है, बीजेपी की रही। कांग्रेस चूंकि करा कमलनाथ की सरकार ने था तो स्वाभाविक उसको आगे फिर बीजेपी ने बढ़ाया अपना श्रेय लेने की। लेकिन उस राजनीति के फेर में उनके दिलों से पूछिए, जो पिछले 6 साल से नौकरी नहीं पा रहे, ना 13% मिला उन्हें, ना 27% मिला, और आज भी उसमें कोई डिसीजन नहीं है। आज भी कब निर्णय आएगा इसके कोई वो नहीं है, और कब तक उन्हें इंतजार कर। तो ये है सियासत। इस सियासत का खामियाजा आम जनता भुगतती है। और
राजनीतिक दल केवल और केवल अपने फायदे का बारे में सोचते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए तो भैया हम इस पॉकेट में हम जीत जाएं, इस पॉकेट में हम जीत जाएं और बस फिर आप अपनी स्थिति कराएं। मतलब कुल मिला के ये है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना, क्या आज 27% आरक्षण कमलनाथ जी दिलवा पाए? कोर्ट, जब आप विधानसभा में गलत बिल लेकर आओगे तो जाहिर बात है कोई भी जाएगा कोर्ट। तो ये है, ये सियासत है। खैर, तो आप कुल मिलाकर के देखना है कि आगे ये जब कि आप अगर जातिगत जनगणना का अगर करें तो मान लीजिए आज इतनी जाति है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि खुदा ना खास्ता आज अगर आदिवासियों के लिए अगर 16% आरक्षण है और अगर वो कम हो गया, शायद तो 20% आरक्षण है 16 अनुसूचित जाति के लिए, तो क्या करेंगे? उनको कम कर देंगे क्या? मान लीजिए मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम है तो क्या 10% आरक्षण देंगे आदिवासियों? भाई जब सब राज्यों को अपने हिसाब से ही करना है, या तो आप सोचिए कि जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में इसलिए लागू की गई थी कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक कारणों से किन्हीं कारणों से पिछड़ गए हैं साक्षरता में या पढ़ाई में तमाम, और अनुसूचित जनजाति को उसमें इसलिए लिया गया था कि अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर लोग उस समय वन में निवास करते थे, शहरी क्षेत्रों में उनकी कम थी। इसी तरह अनुसूचित जाति को भी इसीलिए लिया गया था। इसलिए नहीं लिया गया था कि कोई विशेष, उनकी वजह यही थी कि देश में उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो काफ़ी विपन्नता की थी और उस विपन्नता को देखते हुए, उस पिछड़ेपन को देखते हुए उनको ये आरक्षण की सुविधा मिली थी। तो सवाल यही है कि अगर आज उनको आगे बढ़ाने का श्रेय है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए या फलाने को नहीं मिलना चाहिए, ढिकाने को। ये सवाल ये है कि पहली बात तो ये जो व्यवस्था है इसने 76 साल में कितना बदलाव किया, आप सोचिए क्या स्थिति बना दी है। तो और अब आगे अगर होता है तो फिर तो भगवान मालिक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार बिल्कुल कोई मूड में नहीं है जातिगत जनगणना के, लेकिन आगे प्रेशर पड़ता है या इस मुद्दे को कैसे हैंडल करती है जब नहीं वहाँ कोई भी बैठेगा, हमें लगता है कांग्रेस कल को सरकार में जाएगी। थी फिर धीरे से वो उन्होंने एसटी एससी ओबीसी पर हाथ रखा और उसके बाद अब समग्र समाज की सबका साथ सबका विकास नारा आ गया। और जब सबका साथ सबका विकास वाली बात नारे पे काम करना है तो फिर वो जातिगत आधार पे कैसे? भाजपा कह रही कि हमें तो 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला, वो जो उनकी है कि ये किसान, ये 4 जाति, हम इनके भले के लिए काम कर रहे हैं। पीछे दोनों दलों की राजनीति है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी राजनीति, लेकिन इसका राजनीति कर रही, वो नहीं चाहती कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं होना चाहिए। आज बीजेपी उस हालत में, वो नहीं चाहती कि वो कांग्रेस की हालत में पहुंच जाए। बीजेपी हो सकता है विपक्ष में होती तो आज वो मांग कर रही होती। खैर, शुक्रिया आपका अमित जी, शुक्रिया लोया जी, शुक्रिया रवि जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जातिगत जनगणना का अभी कोई माहौल नहीं है, माहौल बनाने का विपक्ष प्रयास कर रहा है, लेकिन तब ये स्थितियां हैं तो अगर ये शुरू हो गई और कोई अंजाम तक पहुंची तो फिर पता नहीं क्या होगा, कितनी समस्या आएंगी इन्हीं सरकारों, इन्हीं राजनीतिक दलों के सामने। शायद ये उससे वाकिफ नहीं है। बिग डिबेट में तो नहीं, आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।